Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in my YouTube channel। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सिलेबस में आपका है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थीन स्फेरिकल सेल, फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये हो गया सिलेबस। और हम लोग आज सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के बाद फिर हम गॉस थ्योरम को समझेंगे, और गॉस थ्योरम समझने के बाद जो हमारा इन्फिनाइट लेंथ का जो स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, उसके चलते हम एक्सप्रेशन प्राप्त करेंगे, फील्ड का एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले एक बात ध्यान दे दीजिए कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझना होगा और इलेक्ट्रिक जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको समझना होगा। तो सबसे पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। The electric flux through an area is defined as the total number of electric lines of force passing through the area normally and is given by phi is equal to EA cos theta। तो यहाँ पर phi हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसके बाद E, और मतलब E के साथ हम एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा phi निकल जाता है। तो E हो गया, E का कंपोनेंट एक हो गया E cos थीटा, तो E cos थीटा इंटू एरिया हो गया। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी में से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा फाई डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई हो गया ई कॉस थीटा, और सरफेस एरिया हो गया हमारा डेल्टा एस। तो इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। और जब हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से हमारा बनेगा कि डेल्टा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। नाउ we may say electric flux through any surface S open or closed is equal to the surface integral of electrical field E taken over the surface S, and mathematically it is phi E is equal to phi E E ds। अब इसमें थोड़ा सा दो बातों को एकदम बढ़िया से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है। तो इस हिसाब से अगर दोनों चीज़ को हम समझ जाएंगे तो बहुत आराम से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ जाएंगे तो गॉस थ्योरम को भी हम बहुत आराम से समझ सकेंगे। ठीक है, तो देखिए कि टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अक्रॉसिंग ए यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो यूनिट एरिया को क्रॉस कर रहा है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल रखते हैं। तो जिस बिंदु पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालना होता है उस बिंदु पर हम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट ए पॉइंट इज ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट दैट पॉइंट। अब if we place a small planar element of area delta S normal to E at this point, the number of electric field lines crossing this area element is proportional to E into delta S. It is not proper to say that the number of field lines crossing the area is equal to E into delta S. The number of field lines is after all a matter of how many field lines we choose to draw।
if we tilt the area element by angle theta, the number of field lines crossing the area will be smaller, as projection of area element normal to E is delta S cos theta. Normal to area element is E cos theta, therefore number of electric field lines crossing area delta S is proportional to E delta S cos theta. Hence electric flux delta phi through an area element delta S is an electric field. E is defined as delta phi is equal to E into delta S is equal to E delta S cos theta, which is proportional to the number of field lines cutting the area element. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू E cos थीटा इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू E डेल्टा एस cos थीटा is equal to E cos theta into delta S, that is component of E along normal to the area element times the magnitude of area element when E is normal to area element, theta is equal to 0. Therefore when theta is 90 degree, cos theta will be 0. When theta is greater than 90 degree, cos theta is negative. To calculate the total electric flux through any given surface, we have to divide the given surface into a small area element, and if we want to calculate the flux of each element and add them up with proper sign, therefore total electric flux through a surface S is phi E is equal to summation E into delta S. However, when we take the limit delta S tends to 0, the summation can be written as integral, and we obtain the exact value of electric flux, that is phi E is equal to integration E into ds is equal to integration E ds cos theta. The circle on the integral sign indicates that the surface of integration is a closed surface. Therefore, we may conclude that electric flux over a closed surface S can be positive if theta is shorter than 90 degree, negative if theta is greater than 90 degree, 0 if theta is 90 degree is equal to 90 degree. अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और इसका ये यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है Nm² C-1. डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो फाई का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1 LQ T-3A-1. तो यह बहुत ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट ए पॉइंट इफ ए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन exerted on a stationary charge placed at that point. Quantitatively, we may say that it is defined as the electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at the given point. तो E का अगर मैथमेटिकली हम लिखें तो क्या लिखेंगे, E बराबर लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0. तो F का वैल्यू क्या होता है, तो F का जो बराबर होता है Q0 इंटू E0. अब F का अब जो इसमें हम लोगों ने देखा कि E बराबर मोटा मोटी समझ ली कि E बराबर F बटा Q0 और F का वैल्यू कितना होता है, तो F का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R². तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E का वैल्यू हो जाएगा F बटा Q0. ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R². तो इस हिसाब से द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R². तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि E बराबर क्या हो गया, तो E बराबर हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R². अब इतना अगर हम समझ लिए तो फिर गॉस थ्योरम को भी हम बढ़िया से समझ लेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी बढ़िया से समझ लेंगे. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में E इंटू ds लिखते हैं ना, फाई E बराबर
इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। तो बस ई का मान हम समझ लें तो उसको एरिया से गुना कर दें, यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया फाई, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस हो गया एरिया, स्मॉल एरिया। एस एरिया को हम छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं तो वही एक छोटा भाग डी एस हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field line is in an electric field is an imaginary smooth curve along which an isolated free test charge tends to move। अब इसको हम बढ़िया से समझ लेते हैं तो बहुत आराम से हम गॉस थ्योरम को भी समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए और इसके बाद हम लोग अब शुरू करेंगे गॉस थ्योरम को। गॉस थ्योरम में समझने के लिए क्या करना है तो एक सर्किल खींचना है, उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज देना है, आर दूरी पर डी एस एरिया हम लेते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान प्राप्त करना है और बताना है कि the surface integral of electrostatic field E produced by any sources over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in a vacuum is 1 by epsilon times the total charge। तो यही हो गया हमारा गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पूरी तरह से बढ़िया से समझ लेते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए, पूरा रिव्यू कर लीजिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग एरिया नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। तो ये हो गया लैंग्वेज में। और अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखें तो हम बहुत सिंपल है कि फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस, डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा फाई क्या हो गया, तो डेल्टा फाई हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस हो गया स्मॉल एरिया। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझ जाएंगे तो बहुत आराम से हम गॉस थ्योरम को भी समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो चीज़ है, एक हो गया कि हम एक जो बड़ा सर्किल लेते हैं जिसका जो टोटल सरफेस हो गया एस, और उसको हम छोटा छोटा डी एस भाग में बांट देते हैं, डेल्टा एस भाग में बांट देते हैं। इस हिसाब से इसको बहुत आराम से समझा जा सकता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर का जो मैग्नीट्यूड होता है एफ अपॉन क्यू जीरो, और एफ़ का वैल्यू हम निकालते हैं कितना, तो एफ़ का वैल्यू निकालते हैं हम कि ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के प्रोडक्ट और उसमें आर स्क्वायर से भाग दे करके निकालते हैं। ठीक है, तो फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। इस हिसाब से हमारा ई का मैग्नीट्यूड हो गया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम लोग शुरू करते हैं गॉस थ्योरम को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत आराम से अब हम इसको समझ सकते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या है, तो गॉस थ्योरम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस एंड द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। मतलब ये हुआ कि ये जो गॉस थ्योरम है एक संबंध देता है कौन चीज़ के बीच में, तो टोटल फ्लक्स जो किसी क्लोज्ड एरिया से पास हो रहा है उसका क्या संबंध है एक चार्ज के साथ, नेट चार्ज के साथ, जो कि क्लोज्ड सरफेस में है या सरफेस घिरे हुए सतह में है। तो इसके स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो इसके स्टेटमेंट को हम लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड
E produced by any sources over any closed surface S enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q contained inside S, that is phi is equal to integration E into ds is equal to phi upon epsilon naught. Suppose an isolated positive point charge Q is situated at the center O of a sphere of radius r. मतलब एक हम सर्किल लेते हैं, उसके सेंटर O पर एक चार्ज लेते हैं प्लस Q, और उससे r दूरी पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं ds. तो अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P on the surface of the sphere is E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R upon R square, where R is unit vector directed from O to P. Now let us consider a small area element ds of the sphere around P. Let it be represented by the vector ds is equal to n into ds, where n is unit vector along or drawn normal to the area element. Therefore electric flux over the area element d phi E is equal to E into ds is equal to Q upon 1 by 4 pi epsilon naught R upon R square n into ds. Therefore E into ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught ds upon R square R into n. As normal to a sphere at every point is along the radius vector at that point, therefore r into n, that is the unit vector, is equal to 1. Therefore E into ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught ds upon r square. Now integrating over the closed surface area of the sphere, we get total normal electric flux over the entire sphere. Therefore phi E is equal to integration E into ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square integration ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square into total area of surface of a sphere. अब ये किसके बराबर हो जाएगा? तो देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऊपर में है, तो इसके ये भी यही हो जाएगा. और हमारा जो स्फीयर सर्किल का स्फीयर माने स्फीयर, ये जो हमारा स्फीयर है उसका एरिया कितना हो जाएगा? तो उसका एरिया हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर. तो इस हिसाब से फाई ई बराबर हो गया हमारा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर. अब इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो इस हिसाब से हमारा टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट व्हिच प्रूव्स द गॉस थ्योरम. तो इस हिसाब से हम गॉस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं. कितना आसान है, लेकिन इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझना होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझ लिए तो गॉस थ्योरम को हम लोग समझ सकते हैं आराम से. तो फिर से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो होता है फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस, मतलब डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस. और यहाँ पर डेल्टा फाई क्या हो गया? तो डेल्टा फाई हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा एस हो गया एरिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम मान निकालते हैं तो होता है एफ अपॉन क्यू जीरो. और एफ का मान कितना होता है? तो एफ का मान होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो मैग्नीट्यूड इस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? तो ई बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान प्राप्त कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस हिसाब से हमारा क्या हुआ? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो गया हमारा फाई ई इंटू डेल्टा एस.
तो डेल्टा, या हम कह सकते हैं डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बढ़िया से समझ गए तो उसके बाद हम गॉस थ्योरम को समझेंगे। इसमें थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिए ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक कंपोनेंट हो गया हमारा ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान जब 0 डिग्री होता है तो कॉस थीटा हो जाता है कितना, तो कॉस थीटा हो जाता है 1। तो डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, और डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस, और फिर इसको कंपोनेंट में तोड़ें तो हो जाएगा ई इंटू कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको आप समझ लीजिए। और उसके बाद गॉस थ्योरम को समझ लीजिए। गॉस थ्योरम में क्या समझना है कि हमारा जो ये रिलेशनशिप है कौन कौन चीज़ के बीच में, तो ये मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल जो हमारा फ्लक्स है वो गुजर रहा है क्लोज सरफेस होकर के उसमें, और नेट चार्ज जो इनक्लोज्ड है, क्लोज सरफेस से जो घिरा हुआ जो हमारा नेट चार्ज है उसके बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको प्राप्त करना है। तो उसी को हम लिख सकते हैं कि गॉस थ्योरम गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल फ्लक्स passing through any closed surface and the net charge enclosed by the closed surface। और स्टेटमेंट में हम लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई प्रोड्यूस्ड बाय एनी सोर्सेस ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस एस enclosing a volume V in vacuum, that is total electric flux over the closed surface S in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge Q content inside S, that is phi is equal to integration E into ds is equal to Q upon epsilon naught। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। और इसको प्रूफ करने के लिए हम वही करते हैं कि एक सर्किल लेते हैं, उसके सेंटर पर प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, और उससे आर दूरी पर डी एस एरिया लेते हैं, वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो ये हमारा हो जाता है कि सपोज एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द सेंटर ओ ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। According to Coulomb's law, electric field intensity at any point P on the surface of the sphere is E equal to Q upon 4 pi epsilon naught R upon R square। अब electric flux over the area element d phi E is equal to E into delta E into ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R upon R square, और E ds is equal to Q upon 4 pi epsilon naught ds upon R square। तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, तो फाई ई का मान हो गया इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। ई का वैल्यू पुट कर दिए, ई का वैल्यू कितना होता है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और फिर डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो एस का एरिया कितना होता है, एस का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, तो हमारा ये बच गया फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको कि इन्फिनाइट लेंथ का जो हमारा स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है उसके चलते हम इसको आगे का एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर ए राइट सर्कुलर क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस आर and length L with the infinitely long line of charge as its axis. The magnitude of electric intensity E at every point on the curved surface of the cylinder is the same because all such points are at the same distance from the line charge. Also E and vector n along outward normal to curved surface are in the same direction so that theta is equal to 0. Now electric flux over the curved surface of the cylinder is integration E into ds is equal to integration E and ds is equal to integration E1 cos 0 degree ds is equal to E integration ds और में से
E integration over surface S into ds is equal to E 2 pi RL, where 2 pi RL is area of the curved surface of the cylinder. On the ends of the cylinder, angle between electric field intensity E and outwards normal N is 90 degree. Therefore, these ends make no contribution to electric flux of the cylinder. Therefore, total electric flux over the whole cylinder phi is equal to E into 2 pi RL. Charge enclosed in the cylinder will be equal to linear charge into length. Therefore, we may say Q is equal to lambda L. अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट. देयरफॉर क्यू ई पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नोट. देयरफॉर ई इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर. इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं. उसके बाद फिर कंडीशन हो जाएगा कि if lambda is greater than 0, the direction of electric field at every point is radially outwards. If lambda is shorter than 0, the direction of electric field at every point is radially inwards. तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं. और फिर से एक दो बात को हम दोहराना चाहेंगे कि हम इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कौन चीज़, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कौन चीज़ से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं. ठीक है, डेल्टा फाई से. तो उसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस. वो जब ई का हम कंपोनेंट ले लेते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं कि डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा. ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो हम क्या समझे, हम ये समझें कि हमारा डेल्टा फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डेल्टा एस. और ई क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ई उसको हम ई से डिनोट अगर करें तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. और ई बराबर क्या होता है, तो ई बराबर होता है F/Q0.